हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लोन, जो कि हमारे एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी का पॉइंट 10 है। द रीजंस बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिस्टम इज़ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लोन। यानी एग्रीकल्चर का बैकवर्ड होना यानी पिछड़ा होने का जो सबसे बड़ा अगर हम कारण माने तो वो है कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि क्षेत्र है, उसको जो फैसिलिटी है नहीं मिल पाती है लोन की। यानी एग्रीकल्चर कृषि लोन वो लोग नहीं ले पाते हैं। फार्मर्स आर ऑलवेज नीड ऑफ लोन्स फॉर मैन्योर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, लेबर एट्सेट्रा। किसान जो होते हैं उन्हें हमेशा लोन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो अपने खेत के लिए खाद, बीज, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, वो सब या टूल्स वो अपने एग्रीकल्चर के लिए लेके आ सकें या लेबर की वो व्यवस्था कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए किसान जो है उसे लोन की आवश्यकता होती है। फार्मर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड गेट 3 टाइप्स ऑफ लोन्स, और इसके लिए सरकार ने जो है उनको 3 तरह के लोन्स बताएं। फर्स्ट वन इज़ द शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो कम अवधि के लोन होते हैं, जो कम समय के लिए उनको दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ लोन इज़ गिवन फॉर लेस देन 15 मंथ। 15 महीने के लिए ये लोन दिए जाते हैं। द फार्मर्स गेट दिस शॉर्ट टर्म लोन टू फुलफिल देयर टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स सच एज सीड्स, मैन्योर, फोल्डर्स एंड हाउस होल्ड वर्क। लोन ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, ये किसान जो है अपनी खेत से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, जैसे बीज की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, या उसे चारे की ज़रूरत है घर के लिए, या अपने स्वयं के घर खर्च के लिए वो इन लोन को ले सकता है, जो कि उसे 15 महीने के लिए दिया जाता है। मिड टर्म लोन है, जो ये मध्यावधि लोन होता है। दीज लोन्स आर गिवन फॉर मोर दैन 15 मंथ। ये 15 महीने से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए दिया जाता है। These are mainly given to reform the field। ये फील्ड को रिफॉर्म या ना उसका पुनर्भरण करने के लिए दिया जाता है। टू परचेज एनिमल, जानवर खरीदने के लिए दिया जाता है, जैसे कि वो अपने लिए कोई पशुधन खरीदना चाहता है। टू डिग वेल्स, कुआँ खुदाई के लिए उसको दिया जाता है। टू परचेज एग्रीकल्चरल टूल्स, या वो जैसे अपने खेत के लिए कोई टूल्स खरीदना चाहता है, जैसे कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, कोई हार्वेस्टर खरीदना चाहता है, या और कोई मशीन वो अपने एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहता है, तो ये उसको 5 साल की अवधि तक दिया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन जो हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स यानी दीर्घ अवधि के जो लोन्स हैं, वो दीज लोन्स आर गिवन टू द फार्मर फॉर मोर दैन 5 ईयर्स। ये 5 सालों से ज़्यादा समय के लिए दी जाते हैं। ये लोन जो है मोस्टली नया ज़मीन खरीदने के लिए, नई कृषि भूमि खरीदने के लिए दिया जाता है। एंड टू पे द ओल्ड डिबेट्स, लेकिन किस शर्त पे दिया जाता है कि जो पुराना बकाया किसान का अगर है बैंक में तो उसको रिटर्न करना होगा। स्मॉल इरिगेशन, छोटे सिंचाई के साधन अगर वो ख़रीदना चाहता है। टू चेंज इनफर्टाइल लैंड इनटू कल्टिवेटेड लैंड, टू परचेज हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिफिकेशन, टू परचेज ट्यूबवेल्स एट्सेट्रा। या वो अपने खेत के अंदर जो है मशीनरी का यूज़ करना चाहता है, या कोई बिजली के उपकरण उसमें इस्टेब्लिश करना चाहता है, ट्यूबवेल्स लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसे दीर्घ अवधि के लोन्स दिए जाते हैं। फार्मर्स कैन गेट दीज लोन्स थ्रू 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। ये 3 तरह के जो लोन बताए गए हैं, किसान इन्हें 2 तरह से ले सकता है। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी गैर संस्थानिक जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू ले सकता है, जैसे कि कोई मनी लैंडर से उसने उधार ले लिया, ज़मींदार से ले लिया, कमीशन से ले लिया, एजेंट हैं, बिजनेसमैन है, रिच लैंड ऑनर्स हैं, और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स, उनसे ये लोन वो ले सकता है, जैसे कि उधार उसने ले लिया है और उसको वो धीरे धीरे चुकाता रहे। फिर है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं टू एक्सपेंड द फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। On 12 July 1982, Bank NABARD was established on national level for rural goodwill। यानी नाबार्ड बैंक का जो है 12 जुलाई को 1982 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ताकि इससे जो है हम रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट कर सकें। दिस इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल लोन सिस्टम। ये एक ऐसा सबसे बड़ा सिस्टम माना जाता है, इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोन प्रोवाइड करता है। द चीफ सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन लोन आर कमर्शियल लोन एंड लैंड, लोकल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। इन बैंकों की सहायता से किसान जो है वो लोन ले सकता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड मिड टर्म लोन्स आर ग्रांटेड
बाय कोऑपरेटिव समितिस। मिड टर्म लोन और जो शॉर्ट लोन है वो कोऑपरेटिव समितियों के द्वारा दिए जाते हैं, वाइल लॉन्ग टर्म जो लोन है वो डेवलपमेंट बैंक जो है उसके द्वारा दिया जाता है, नोन एज लैंड गारंटी। बट इन द फील्ड ऑफ लोन विद द अराइवल of institutional sources, farmer got independence from traditional sources and also the rate of interest was low। और इसके तहत जो है किसान को कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है एक बड़ी राशि बैंक मुहैया करवाता है, जिससे वो अपने सोर्स अपने जो ज़रूरतें हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो उनको पूरा कर पाता है। द 11th पॉइंट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम। इसके अंतर्गत टू मेक अवेलेबल शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर फार्मर्स इन 1998-99 किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। यानी किसानों को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने 1998 और 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो चलाई थी। दिस इंक्लूड्स सच फार्मर्स हु प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ 5,000 और मोर वैल्यू एंटाइटल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। द फार्मर वर गिवन क्रेडिट कार्ड एंड पासबुक who were included in this scheme. This card was valid for 3 years and the amount withdrawn from this account had to be returned within 12 month। इसमें आप किसान जो है उसका कार्ड बनाया जाता है, उसे एक पासबुक दी जाती है और इसके थ्रू जो है वो अपना पैसा बैंक से निकाल सकता है। जो उसकी खेत होता है उसके अकॉर्डिंग उसका क्रेडिट कार्ड बनता है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसने जो बैंक से राशि निकाली है वो उसे 12 महीने के अंदर जो है बैंक को रिटर्न करनी होती है। द टर्म ऑफ लोन कैन बी इंक्रीज्ड इफ़ द लोन इज़ पेड रेगुलरली। फार्मर क्रेडिट कार्ड डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्रीज ऑफ प्लगिंग फील्ड्स, क्रॉपिंग पैटर्न एंड शेप ऑफ फाइनेंस। ये जो इन लोन की टर्म है इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर वो टाइम टू टाइम जो है अपने क्रेडिट्स को वापस डिपॉजिट कर रहा है। फ्रॉम 2001 to 2 किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स गेट Rs 50,000, यानी इस राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। फॉर द डेथ ऑफ ड्यू टू एक्सीडेंट ऑन द परमानेंट handicap Rs 25,000 as insurance money। Presently no tax is cut on the loan from 3 lakh। किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड फ्रॉम द ट्रेड कमर्शियल बैंक। अब तक जो है लगभग 3 लाख जो है किसान क्रेडिट कार्ड इशूड कर चुके हैं हम लोग। और इसमें जो है किसान का अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वो कोई हैंडीकैप्ड हो जाता है तो एक्सीडेंट होने पर अगर किसान की डेथ हो जाती है तो उसे 50,000 रुपीज़ एज ए इंश्योरेंस दिया जाता है, और अगर वो हैंडीकैप्ड हो जाता है तो उसे 25,000 रुपीज़ जो है एज ए इंश्योरेंस पे किया जाता है। ट्रेड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लोकल रूरल बैंक्स मोस्टली किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड बाय ट्रेड कमर्शियल बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड बैंक जो हैं वो आपके ट्रेड कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। टिल 2012 11.39 करोड़ ऑफ फार्मर क्रेडिट कार्ड्स वर इशूड। और अगर हम 2012 तक की बात करें तो यहाँ पे 11.39 करोड़ फार्मर्स को जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कर चुके हैं हम लोग। किसान क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम वॉज हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फुलफिलिंग द लोन रिलेटेड नीड्स। किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन की जो ज़रूरत किसान को पड़ती है उसे काफ़ी हद तक पूरा किया जा सक रहा है। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, जो कृषि की जा रही है उसका इंश्योरेंस करना, उसका मुआवजा मिलना। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड द नेचुरल क्लाइमेटीज़। भारत की जो कृषि है वो हमेशा ही प्रभावित रही है जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे, सच एज हैवी रेन्स, भारी बारिश होना, सूखा पड़ना, ओलावृष्टि होना, फ्रॉस्ट होना, लोकस्ट होना, अटैक्स एंड डिजीज़, यानी जो खरपतवार लग जाता है, या बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे भारतीय कृषि जो है वो हमेशा ही प्रभावित रहती है। किसान जो है वो हमेशा ही इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो इन क्लैमिटीज़ के बारे में जाने, यानी हमें नहीं पता होता है कि इस बार हमारे नेचुरल डिज़ास्टर क्या आने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने कई सारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स टू सर्टेन एक्सटेंड द हार्म डैमेज ऑफ क्लैमिटी, जिससे कि हम किसान को जो भी नुकसान उसको हो रहा है, जो डैमेज उसकी हो रहा है उस प्राकृतिक आपदा से, उसकी भरपाई की जा सके। और इसी के तहत 1999-2000 में एक नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस प्लान जो है, योजना जो है उसका स्टार्टिंग किया गया था। इन दिस इसके अंतर्गत जो है फार्मर्स वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प द क्रॉप फेल, और अगर किसान जो है उसकी क्रॉप्स अगर ख़राब हो जाती हैं तो उसको फाइनेंशियल हेल्प की जाती है ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़, अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से या कीटनाशक की वजह से या किसी बीमारी की वजह से। विदाउट कीपिंग द साइज ऑफ प्लगिंग लैंड, इंडिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट फार्मर आर गिवन हेल्प। दिस रन
इन 25 स्टेट्स और एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़, और हमारे देश में ये 25 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में अभी ये स्कीम जो है, ये योजना जो है, ये रनिंग में है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्लान इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फॉर द फार्मर्स एंड सेव दैम फ्रॉम द रिस्क। स्टिल मोर एक्सपेंसिव इज़ नीडेड बिकॉज द गेन ऑफ द प्रोग्राम हैज़ नॉट रीच टू ऑल द फार्मर्स। कि अभी भी इसको और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है इस इंश्योरेंस प्रोग्राम को, बिकॉज अभी तक भी ये उन किसानों के पास नहीं पहुंच पा रहा है जिनको कि इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम अपने एग्रीकल्चर फार्मिंग को देखते हैं? तो उसमें इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगर हम भारत को देखें, एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इनकम ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हमारे देश में अगर हम देखें तो रोज़गार पाने का या आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो यहाँ के लोगों का कृषि है। इट इज़ द मेन पिलर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश के आर्थिक सिस्टम जो है उसका एक बहुत बड़ा पिलर हम इसको कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसके बावजूद भी हमारे देश की जो कृषि है उसकी जो सिचुएशन है, जो उसकी स्थिति है, वो सराहनीय नहीं है। मैनी पीपल आर फेस्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉलोइंग आर द रीज़न। क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फार्मर्स होते हैं या जो पीपल्स होते हैं दैट दे हैव टू बी फेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कस द नेचुरल प्रॉब्लम्स, नेचुरल क्लैमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं वो हमारे देश के किसान को फेस करनी पड़ती हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ग्लैमिंग ऑफ मानसून। हमने बार बार इस चैप्टर में ये बात कही है कि भारतीय किसान जो है वो पूर्णतया मानसून पर निर्भर करता है। ट्रेडिकुलरी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन इज़ ऑलवेज देयर। यानी हम ये कहें कि एक तो बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, अनिश्चितता बारिश की होती है, तो वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव करती है। हियर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ ड्रॉट। हमेशा सूखा पड़ने का डर होता है, बाढ़ आने का होता है, ओले गिरने के डर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से जो है किसान हमेशा टेंशन में रहते हैं। साइक्लोन आ जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड। दिस इज़ द एग्रीकल्चर फील्ड्स आर डैमेज बाय इरोजन। बहुत अधिक आंधी चलती है तो उससे डैमेज हो जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं जिनकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान होता है। नाउ सेकेंड इसमें प्रॉब्लम आती है स्मॉल साइज़ ऑफ प्लगिंग प्लॉट लैंड, कि छोटे छोटे जो खेत हैं उसमें खेती करने में दिक्कत आती है। द मेन रीज़न ऑफ बैकवर्डनेस इन द इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ स्मॉल साइज़ ऑफ प्लगिंग एरिया। कि जो खेत की जुताई करने का जो एरिया है वो हमारे खेतों का जो साइज़ है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ हाई मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स। और इस वजह से हम जो हाई मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं, वो इन छोटे छोटे खेतों में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें, द फील्ड्स आर फार फ्रॉम द part and big part is wasted due to the fencing, and the farmers are unable to keep an eye on the side farming and the use of techniques which will result in the lack of the productivity। या हम कहें कि किसान जो है वो कहीं पे रहता है, उसका खेत बहुत दूर है, तो वो उससे डिस्टेंस की वजह से जो है अपने खेत का ध्यान नहीं रख पाता है, तो उसकी वजह से भी उसके वो खेत में काम नहीं कर पाता है और प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है। लैक ऑफ फाइनेंस इन एग्रीकल्चर में कोई भी फाइनेंस नहीं करना चाहता, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रॉम द टाइम ऑफ शोइंग, यानी जब खेत में बीज डाला जाता है तब से लेके कटाई तक का जो समय है, हार्वेस्टिंग का जो समय है, एंड सेलिंग द क्रॉप्स इन द मार्केट, और जब तक उस फसल को मार्केट में बेच नहीं दिया जाता है, द फार्मर नीड्स मनी फॉर द एग्रीकल्चर वर्क। किसान को पैसे की ज़रूरत होती है अपने कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए। एंड फॉर दिस एवरी day life, the farmer have to take loan from money lenders, zamindars and businessmen to buy seeds, manicure, pesticides, to pay electric bill, laborers etc. और उसके लिए किसान क्या करता है, जो उनके आसपास जो लैंडर्स होते हैं या जो ज़मींदार होते हैं या कोई बिजनेसमैन होता है, उनसे लोन लेते हैं जिससे कि वो अपने मैन्योर हैं, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इलेक्ट्रिक बिल हैं, लेबरर हैं, उनके जो नीड्स होती हैं उनको वो पूरा करता है। द मनी लैंडर्स गिव मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो बड़े ज़मींदार होते हैं वो लोग उठाते हैं, और एक बड़े ब्याज के ऊपर जो है, बड़े इंटरेस्ट के ऊपर इन किसानों को वो लोन मुहैया करवाते हैं, जिसकी वजह से डू नॉट पे द राइट वैल्यू ऑफ द फार्मर्स। सो फार्मर्स हैव लीड देयर लाइफ इन डेफिशिएंसी इज़ दिस इफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और इससे जो है किसान जो है अपनी दयनीय स्थिति से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है, और उसके ऊपर काफ़ी इस चीज़ की जो उसकी पर्सनल लाइफ जो है, अगर हम कह सकते हैं कि वो उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट में हम फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें कि
इंडियन एग्रीकल्चर को और कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ एग्रीकल्चर टूल एंड टेक्निक्स। कि हम बात करें कि इंडियन फार्मर जो है वो गुड एजुकेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग जो हैं अच्छे सीड्स हैं, अच्छी खाद हैं, अच्छे कीटनाशक दवाइयाँ जो हैं या अच्छे टूल्स जो हैं उनका अपने खेतों में यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से जो है यहाँ के जो हम ये कहें कि जो डैमेज है वो यहाँ के एग्रीकल्चर को ज़्यादा होता है। फिर है इसमें फिफ्थ पॉइंट लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो पूर्णतया हम कहें कि रेन के ऊपर डिपेंड करता है, इसी वजह से आर्टिफिशियल जो इरिगेशन होता है वो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में देख सकते हैं। एंड वेयर इज़ अवेलेबल देयर इज़ अ हाई रीजनेबल इम्बेलेंस, कि इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द लेक, पोन्ड्स, कैनल्स, रिवर्स एक्सेट्रा, दे आर बिकमिंग अनयूजेबल इंस्टेड ऑफ दीज ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स आर यूज्ड widely due to this level of land water was stable to falling, it rain does not come in the time, and there is a lack of irrigation facilities, then the crop have to face heavy damages। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग फुली जो है लैक हैं, पॉन्ड हैं, या जो भी हम रेन वाटर को अगर स्टोर करना चाहें तो उन फैसिलिटीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं कि अपने खेतों में कुएँ खुदवाते रहते हैं, उसको और गहरा करवाते हैं, और उस वजह से जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे और कम हो रहा है, और उस वजह से जो है रेन जो है वो टाइम टू टाइम नहीं होती है, और उससे भी जो है हमारी एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान होता है। फिर है इसमें डिक्लाइन इन द लैंड फर्टिलिटी, की ज़मीन की जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो और डिक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि जिस तरह से जिस स्पीड से हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे खेतों का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो गया है। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, कि एग्रीकल्चर मार्केट जो किसान ने खेती की है अप्रॉक्सीमेट जो उसका रेट है वो उसे नहीं मिल पाता है, या वो उतनी अच्छी फसल उसकी होती है तो वो उसको स्टॉक नहीं कर पाता है, और स्टॉक नहीं कर पाने की वजह से वो उसको कम कीमत पर ही बेच देता है। ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द फार्मर 7-8 पॉइंट है इसमें, कि किसान जो होते हैं वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी होते हैं, वो पुराने विचारों के होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। दे स्पेंड मोर मनी ऑन सोशल ट्रेडिशन लाइक मैरिज, डेथ्स एंड अदर सोशल रिचुअल्स। कि किसान जो होते हैं वो मतलब हम ये कहें कि पूर्ण तरह से रूढ़िवादी विचारों के होते हैं, और वो शादी है, डेथ है, या कोई और ऐसी सामाजिक रीति रिवाज होती हैं जिनके ऊपर वो बहुत अधिक खर्चा कर देते हैं। फॉर दीज वर्क्स दे टेक लोन्स, और इनके लिए वो लोन भी ले लेते हैं, और वो धीरे धीरे अपने जो एग्रीकल्चर से जो भी उनकी कमाई होती है वो लोन को चुकाने में निकाल देते हैं, और इसी वजह से जो है वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ राइट प्राइस, किसान जो होते हैं जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका राइट प्राइस जो है वो उनको नहीं मिलता है। बिजनेसमैन बाय एट वेरी लो प्राइस, बिजनेसमैन जो होते हैं वो उनकी फसल को बहुत ही कम कीमत पे ख़रीदते हैं, और इसकी वजह से जो किसान होता है वो जितना इन्वेस्ट अपने खेती में करता है उसको उतना रिफंड नहीं होता है, और इस वजह से भी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। नेगलेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, जो संस्थानिक चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। द रेवोल्यूशन पेड मोर अटेंशन टू द टेक्निकल चेंजेस एंड लैंड रिफॉर्म्स वर नेगलेक्टेड। यहाँ पे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी जाते हैं जो भी चेंजेस हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। इन दिस मैनर ग्रीन रेवोल्यूशन मेड एन अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यही कारण रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उतना अच्छा प्रेसिडेंटेड नहीं रहा, कंट्रीब्यूशन उसका नहीं रहा एग्रीकल्चर फील्ड में। एंड नॉट ओनली मेड इन इंडिया सेल्फ रिलायंट इन फूड प्रोडक्शन बट ऑल्सो गिव अ स्प्रिट टू द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट बाय ब्रिंगिंग एट द एंड ऑफ द सीरियल क्राइसिस। द लास्ट पॉइंट ऑफ लिटरेसी इन द फार्मर्स, इवन टुडे अगर हम आज की ही बात करें, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर अनएजुकेटेड, कि आज भी हमारे कई सारे ऐसे किसान हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं। देयरफॉर नाइदर कैन दे अंडरस्टैंड एडवांस एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नॉर दे कैन मेक गुड यूज़ ऑफ इट, कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट सेल देयर प्रोड्यूस एट अप्रोप्रिएट प्राइस ड्यू टू दिस, कि इसी वजह से वो ना ही तो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं अपने फार्म्स में, और ना ही उनको अप्रोप्रिएट जो प्राइस उनके प्रोडक्ट का है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि एक्चुअली में मार्केट में उनका जो क्रॉप है या उनका जो प्रोडक्शन है उसका क्या रेट है। दैट्स वाई दे आर ऑलवेज सफरिंग विद द पॉवर्टी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।